हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीजीआईसी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट से प्रिपेयर कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये सेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक्स बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज जितने भी हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में उठाया हुआ ही क्वेश्चन है। आप क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में आया हुआ है, तो उसी लेवल का आपका यहाँ पे रहेगा। और जितना भी आपका मास्टर्स एडवांस में पूछा जाता है वो सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑप्शंस में दो स्टेटमेंट्स गिवन, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट में यहाँ पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्लोज्ड सिस्टम में एप्लीकेबल होगी, या फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि ये फ्री एनर्जी और एंट्रोपी को कैसे रिलेट किया जाएगा। तो यूजुअली जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है वो जो आपकी नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली जो इक्वेशन होती है, इसमें एंट्रोपी को जब सब्स्टिट्यूट कर देते हो एंथैल्पी वाले टर्म्स में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी और एंट्रोपी की जगह डेल्टा जी बाई टी, ये जब सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तब यहाँ पे ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये रहा। अब ये इक्वेशन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि क्लोज्ड वेसल में, तो यस ये क्लोज्ड सिस्टम में ही एप्लीकेबल होती है, ओपन सिस्टम में एप्लीकेशन इसका नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है कि इट रिलेट्स चेंज इन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, तो फ्री एनर्जी होती है यहाँ पे एस, एंट्रोपी सॉरी फ्री एनर्जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस के टर्म्स में जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अब आपकी एंट्रोपी से रिलेट नहीं कर सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी को, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस ये रिलेट नहीं किए जा सकते गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड फर्स्ट इज द राइट वन। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा, वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज द फॉल्स स्टेटमेंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डी बाय हक्कल थ्योरी। डी बाय हक्कल थ्योरी ये रिलेट करती है एक्टिविटी कोफिशिएंट को कंसंट्रेशन और मीन आयोनिक एक्टिविटी के टर्म्स में जिसे आप लिखते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखने से पहले इसकी इक्वेशन क्या होती है वो देख लो, जिसमें लॉग के टर्म्स में गामा प्लस माइनस यहाँ एक्टिविटी कोफिशिएंट ही होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ कांस्टेंट है, और मॉड में z प्लस जेड माइनस चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन और अंडर रूट म्यू। म्यू यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ होती है, मीन स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे। ऑप्शंस में है मीन एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड ऑन द आयोनिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो ये जो हमने गामा प्लस माइनस लिखा यही होता है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। और जो दूसरा इसको बोला है कि ये आयोनिक स्ट्रेंथ को रिलेट नहीं कर रही, तो ये क्लियरली जो म्यू टर्म है ये आयोनिक स्ट्रेंथ ही, ये आयोनिक स्ट्रेंथ ही है। तो क्लियरली इस इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल रिलेट करे जा सकते हैं, ये बिल्कुल रिलेट करे जा सकते हैं। गामा प्लस माइनस और म्यू एक दूसरे से रिलेट करे जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इज और आर करेक्ट में फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट डज नॉट चेंज लीनियरली विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जो म्यू है, म्यू यहाँ पे कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और अगर इस हिसाब से देखो जो एलएन गामा प्लस माइनस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी ये प्रोपोर्शनल होगा, माइनस की वैल्यू है और अंडर रूट म्यू के प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट कंसंट्रेशन के भी ये प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो। तो क्लियर सी बात है ये लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा। और लॉग के टर्म्स में जब इसका ग्राफ आता है, एक ग्राफ हमने इसका एक सेशन जो लिया था थर्मोडायनेमिक्स का, उस एक क्वेश्चन में इसके ग्राफ से भी रिलेशन था,
तो कुछ इनवर्स ऐसा ग्राफ निकल के आता है, लीनियर नहीं होगा, लीनियर तो ग्राफ बिल्कुल भी नहीं होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो सेकंड इज द राइट स्टेटमेंट और ये ऑप्शन बी इज द राइट स्टेटमेंट। ये कोर्स में से आपको पहचानना था। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का क्वेश्चन है आपका 2021 का, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके डीबर-हक्कल थ्योरी में आप ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेट करके काफी सारे क्वेश्चन यूपी पीजीटी में, यूके पीएससी में और यूपी पीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में a 5 ग्राम ऑफ सॉलिड हीटेड इट चेंजेस फर्स्ट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड को हमने हीट किया, कोई भी यहाँ पे अमाउंट देखो, यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे अमाउंट से मतलब ही नहीं होगा, सीधा सीधा सॉलिड। तो आपने जब हीट किया तो पहले वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड स्टेट के बाद उसको वेपर स्टेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ा होगा। तो अमाउंट तीनों की जगह सेम ही है, हर जगह सेम अमाउंट ही होगा। 5 ग्राम ऑफ सॉलिड, 5 ग्राम ऑफ सॉलिड से जब आपने कन्वर्ट कर दिया है उसे वेपर स्टेट में, तो वेपर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एंट्रोपी के बारे में बात करी गई है। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, इट इज द डिग्री, या फिर आप कह लो मेजर होता है, मेजर ऑफ रेंडमनेस। रेंडमनेस का मेजर होता है एक तरीके से। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे आपके पास वेपर स्टेट में जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे फ्रीनेस मॉलिक्यूल की बढ़ती जाती है, फ्रीली मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो बिल्कुल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड की सबसे कम होगी, उसके बाद एंट्रोपी लिक्विड स्टेट की, और सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी होती है वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में हाईएस्ट एंट्रोपी देखने के लिए मिलती है क्योंकि गैसियस स्टेट में आप खुद ही सोच सकते हैं फ्रीली गैसियस पार्टिकल्स मूव करते हैं और सॉलिड स्टेट में उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी ही फ्रीज हो जाती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी ही फ्रीज हो जाएगी, वो एक जगह होंगे, बिल्कुल क्लोजली कॉम्पैक्ट होंगे, फ्रीली बिल्कुल मूव नहीं करते, एंट्रोपी इसकी बहुत कम होती है। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में दिया हुआ है गैसियस की जहां पे सबसे ज्यादा होगी, गैसियस की सबसे ज्यादा मतलब वेपर स्टेट में हाईएस्ट, वेपर स्टेट में हाईएस्ट दे रखिए लिक्विड, और ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, हीट पे ट्रांसलेशन ऑफ हीट पे डिपेंड करता है कि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला जाता है, थ्योरेटिकल नहीं, कोई डेरिवेशन से भी प्रूव नहीं करते हो, क्वांटम मैकेनिज्म से भी ये प्रूव नहीं होता। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो कि क्या कहता है, हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but can be transformed from one form to another, transformed from one form to another। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है ये। तो मेनली आपको ये बताना था कि ये आता कहाँ से, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से भी आप नहीं निकालते हो, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब ये 4 यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई है, मैच करना है उसके करेक्ट फॉर्मूले से, सीधा सीधा यहाँ फॉर्मूले से आपको मैच करना है। फर्स्ट में बॉन्ड ऑफ इक्वेशन की आइसोथर्म में, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म में रिलेट करते हो एंथैल्पी को I माइनस RT ln KP से, ये डायरेक्ट, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आपको नीड नहीं है, बिकॉज जो भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन वो पूछेगा वो ज्यादातर न्यूमेरिकल अगर फॉर्म पूछेगा तो वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज 30 सेकेंड्स का ही टाइम मिलता है, तो बहुत हायर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थर्मो में मोस्टली इक्वेशंस जो कि आप डायरेक्टली मैक्सवेल स्क्वायर से निकाल लेते हो या फिर वो
फॉर्मूला बेसिस पे वर्क डन के फॉर्मूले से पूछ लेगा, या फिर एंथैल्पी के या सीपी के फॉर्मूले से वो पूछ लेगा क्वेश्चन। और यहाँ पे आइसोथर्म से पूछे हुए, तो आइसोथर्म में फर्स्ट वाला तो थर्ड से मैच करेगा, और बाकी जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये जनरली सभी को पता होती है, ये जनरली सभी को पता होती है, ये होती है ये P2P1 लॉग जब आप लेते हो P2P1 और डेल्टा H बाय आर यहाँ पे जब ln में P2 ऊपर रहेगा तो माइनस अगर यहाँ कॉमन नहीं लिया है तो फिर अपोजिट वाला टर्म पहले आ जाएगा। तो ये होती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है ये हमने अभी देखी थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अभी ही देखी थी, ये डेल्टा जी डेल्टा एच और ये टी डेल्टा एस के टर्म्स में जब इसको रिप्रेजेंट किया था हमने, यही हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखी थी। और गिब्स डुएम इक्वेशन जो होती है ये नंबर ऑफ मोल्स एंड केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि फर्स्ट में ही गिवन है। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड जो डी म्यू आई है ये यहाँ केमिकल पोटेंशियल की बात करी जा रही है। डी फर्स्ट से मैच करेगा। बाकी देखेंगे अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आपको फर्स्ट वाला ही पता होता तो उससे ही आंसर आ जाता, फर्स्ट पता होता तो फर्स्ट अगर थर्ड से मैच कर रहा है तो मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं और फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस चूज द वन व्हिच शोज इंक्रीज इन द एंट्रोपी वैल्यू। जैसे कि हमने अभी बात करी थी क्वेश्चन में, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, फ्रीली कितना मूव करेगा पार्टिकल। और यहाँ जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे, और क्वेश्चन में भी हमने देखा था यहाँ गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गैसियस मतलब कि वेपर स्टेट, और जो लिक्विड स्टेट की बात करें तो हमने क्लियरली देखा था कि एंट्रोपी वेपर स्टेट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। तो जब आप गैसियस से लिक्विड में जाओगे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो जाएगी। भाई फ्रीली गैस में मूव कर रहे थे पार्टिकल, जब आप लिक्विड में लाओगे उन्हें तो उनकी जो एनर्जी है कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करी गई होगी, बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल्स को आपको फ्रीज करना पड़ता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है और एंट्रोपी यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। जब गैसियस से वेपर आओगे तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन करोगे N2 गैस से 3H2 गैस से, जब 2 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, इसमें जब आप नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करेंगे तो 4 मोल्स हैं टोटली यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में, 4 मोल्स है यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड में, और 2 मोल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो 4 मॉलिक्यूल से जब 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस थी, 4 गैसियस मॉलिक्यूल की रैंडमनेस थी, और ये 4 मॉलिक्यूल्स फ्यूज होकर के अब 2 ही मॉलिक्यूल्स मिले। तो 4 से जब 2 में आप गए हो तो ये फिर से एंट्रोपी घट जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा गैसियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी में जो ऑप्शन देखिए डेल्टा एस यहाँ भी नेगेटिव होगा। अब देखिए नेक्स्ट में HI का फॉर्मेशन, और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ टोटल यहाँ पे एक H2 का एक I2 का मिल करके 2 HI मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल से 2 ही मॉलिक्यूल्स मिले, 2 मॉलिक्यूल से 2 ही मॉलिक्यूल मिले, तो ये डेल्टा एस अप्रोक्सीमेटली कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अगले में देखिए लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड में दिया हुआ है और ये भी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड की एंट्रोपी 0 होगी, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन प्रोडक्ट में अब ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, तो गैसियस जो रिजल्टेंट मिला हमें उसमें गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया सॉलिड से। तो वेपर फॉर्म में आप सभी को पता है कि जो रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी जो होती है वो हायर होती है, जिसकी वजह से अब यहाँ प्रोडक्ट में डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो रहेगी पॉजिटिव, ये रहेगी पॉजिटिव। तो सॉलिड से एक गैसियस मिल गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और यही बताना था कहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, जो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी उस जगह पे ही वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में देखिए, अब ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब आपने मिलाया तो जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी निकली वो 57 किलो जूल निकली। इसके बाद हीट रिलीज, जब 0.5 मोल नाइट्रिक एसिड को आप 0.2 मोल NaOH में ऐड करोगे तो कितनी हीट रिलीज होगी,
अब ये देखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाया, तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को मिलाने से जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी उस डेल्टा एच की वैल्यू को इसने बोला 57 किलो जूल्स। भले ही यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव रहेगी बिकॉज रिलीज हो रही है एनर्जी। अब इसके बाद हीट रिलीज, अब जो नाइट्रिक एसिड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 को मिलाया है आपने NaOH सॉल्यूशन के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ ऐड किया है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके साथ NaOH जो मिलाया है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, जो कंडीशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड जब करोगे। तो इनिशियली यहाँ पे HNO3 का 0.5 मोल्स लिए, 0.5 मोल्स लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 0.5 है, इधर 0.2 मोल्स लिए हैं। तो जब रिएक्शन होगी इनकी, जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा NaNO3 और H2O, इससे NaNO3 और H2O मिलेगा। उस प्रोडक्ट से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि इनिशियली तो इतना अमाउंट प्रेजेंट था, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हो जाएगी N इज इक्वल टू T टाइम पे, T टाइम पर जब नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो रिएक्शन कुछ ना कुछ हो रखी होगी। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली रिएक्शन होगी, लेकिन जो ये NaOH है ये कम अमाउंट है एज कंपेयर टू HNO3। तो ये जो NaOH है यहाँ पे एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जिसका अमाउंट कम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरा एक्सिस में प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। तो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है वो गवर्न करी जाती है लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा। मतलब अगर ये 0.2 है तो 0.2 अमाउंट इसका डिसोसिएट हो जाएगा और ये पूरा निकल जाएगा, और यहाँ पे ये 0.2 और 0.2 अमाउंट इनका फॉर्म हो जाएगा। इससे ज्यादा ये फॉर्म डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि अब ये बाकी रह जाएगा और ये इससे ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो फिर ओनली 0.2 ऑफ HNO3 विल डिसोसिएट और इसका 0.3 अमाउंट बाकी रह जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे पता क्या चला कि ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो सिर्फ 0.2 अमाउंट इनका यूज हुआ है। इसके हिसाब से हमें बस पता क्या करना था, ओनली 0.2 मोल्स ईच ऑफ HNO3 and H2 and NaOH रिएक्ट, ये ऐसे रिएक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से जो 0.2 है मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी इनकी एनर्जी है ये 57 किलो जूल्स, 57 किलो जूल्स, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन गिवन था, कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं उसमें आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये वैल्यू निकल आएगी हीट रिलीज की। तो इतनी हीट रिलीज होगी, तो दिस इज द डेल्टा एच। वैसे ये वैल्यू माइनस में ही आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो ये 14 और ये 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.4 किलो जूल्स, 11.4 किलो जूल्स माइनस में वैल्यू रहेगी जो कि हीट रिलीज को सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी माइनस साइन नहीं दिया है, लेकिन कहीं पर भी अगर हीट रिलीज हो रही है दैट मींस नेगेटिव साइन वहां पे आएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि इतनी हीट रिलीज हो रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पर डिपेंड करे। और इंटेंसिव इसके कंपैरिजन में पूछा जाता है। इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास के इंडिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शंस में देखिए एंथैल्पी डेल्टा एच, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं होती, ये मास पे डिपेंड करती है। और बाकी कंसंट्रेशन तो खुद ही एक मास की प्रॉपर्टी होता है, ये तो यहाँ काउंट नहीं होगा। विस्कोसिटी भी इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये भी मिल करके इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि जो मास है, मास होता है, देखो मास होती है एक इंटेंसिव, सॉरी मास एक एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव जब डिवाइड होते हैं तो रिजल्टेंट आपको इंटेंसिव मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूछा जाए कि ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो वो सिर्फ एंथैल्पी ही आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर अ रिएक्शन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर कितनी होगी। अब देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर आप पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पैरेलली पढ़ाई जाती है, और ये जो यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये मेजर करता है, जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ये कैलकुलेट करी जाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात जरूरी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इस हिसाब से देखिए अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो ये हीट यानी कि क्यू, हीट यानी कि क्यू, और कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है दैट मींस ये डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनल एनर्जी की बात होगी तो ऑप्शन में एंथैल्पी ये तब होता जब हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही होती, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये जो डेल्टा ई गिवन है ये कुछ और नहीं, ये डेल्टा यू ही होता है। कहीं पर आपको डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा और कहीं पर डेल्टा ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो डेल्टा ई इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों एक ही इंटरनल एनर्जी ही होती है जिसको रिप्रेजेंट किसी जगह पे आपको यू के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी गिवन होगी और कहीं पर आपको यू की जगह ई के फॉर्म में दिखने को मिलेगा। बाकी जी तो ग्रिप्स फ्री एनर्जी होगी और पीडीवी तो यहाँ पे हीट सिंपली सिग्निफाई करती है, कांस्टेंट कंडीशंस नहीं ली जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रहेगी, एंथैल्पी और एंट्रोपी की कंडीशन। तो कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाए तो सबसे पहले एंथैल्पी से भी ज्यादा प्रायोरिटी आप एंट्रोपी को दोगे, ये प्राइमरी कंडीशन है, ये ध्यान रखना। पहले प्राइमरी कंडीशन सबसे पहले एंट्रोपी को देखोगे और ये कंडीशंस हम देख रहे हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना मतलब उसका फीसिबल होना, ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, डेल्टा एस उसके लिए पॉजिटिव होगी। डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0। ये हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। दूसरी क्या कंडीशन होगी कि अगर हम एंथैल्पी के टर्म्स में बोले, एंथैल्पी के टर्म्स में बोले डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। मतलब ये डेल्टा एच विल बी लेस देन 0, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। तो ये दोनों ही कंडीशन एंथैल्पी की और एंट्रोपी की मिल करके स्पॉन्टेनियस कंडीशंस बनाती हैं। लेकिन अगर कभी आपको एंट्रोपी जो है वो अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गई तो वो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस डेल्टा एच की पॉजिटिव भी हो जाती है लेकिन आपको एंट्रोपी पॉजिटिव की है, तब फिर वो प्रोसेस तब भी स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये अगर ज्यादा प्राइमरी कंडीशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, तो इस हिसाब से हीट रिलीज, कोई भी प्रोसेस में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो हीट रिलीज होती है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में काउंट होती है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको बाहर से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ी तो फिर ऐसी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में काउंट हो जाती है। और बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो किसी भी फिनोमिना में एंट्रोपी का बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है डेल्टा जी की, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ये डेल्टा जी की कंडीशन होती है जो कि यहाँ नहीं पूछी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पहले तो पॉजिटिव देखो, ये नेगेटिव वाला तो काट दो, 0 भी नहीं होगा, तो एक से ही आंसर आ गया और यहाँ पे भी
नेगेटिव डेल्टा एच लेस देन 0 ही गिवन है, तो दोनों ही यहाँ फीसिबल कंडीशंस हो गई। लेकिन अगर ऐसा भी दे दिया होता ना, ऐसा भी अगर दे दिया होता, तब भी अगर ये दोनों ऑप्शंस होते, मान लीजिए अगर आपको बी ऑप्शन ना दिया होता और सिर्फ ये सी ऑप्शन, ये एक एडिशनल ऑप्शन होता, बी ऑप्शन ना दे करके अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो फिर ये ही आपका करेक्ट होता। अगर ये बी ऑप्शन ना गिवन होता, उस केस की बात करी जा रही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले बात करेंगे कोर्सेज के बारे में। तो जो भी बच्चे यूपी जीआईसी की या फिर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान वृक्ष में हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स, जिसके डिटेल्स की बात करी जाए तो मिलते हैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स पूरे कंप्लीट, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशंस, और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाती है, जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई। और इसके साथ साथ आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, और डाउट फैसिलिटी भी मिलती है विद प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स आपको अभी ऑफर में मिल रहा है सिर्फ 5999 का। कोई क्वेरी के लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये पीवी का जो ग्राफ होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जा रहे हैं। वर्क डन फॉर स्टेप 1 इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये रहा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये पीवी का ग्राफ है, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन यूजुअली आपको पता है इज इक्वल टू माइनस का पीडीवी, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें आप देखो जो फर्स्ट स्टेप है P1 से P1 V1 से P2 V2, और ये अगर आपका प्रेशर के टर्म्स में है, तो यहां से जब आप मूव करोगे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों P1 और P2 बराबर, P1 और P2 बराबर, P कांस्टेंट है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखो यहां से V1 से ये V2 में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। और दूसरा जो फर्स्ट प्रोसेस ये T1 टेम्परेचर पे हो रही है, T1 टेम्परेचर पे हो रही है, तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस T1 टेम्परेचर पे कराई जा रही है, आइसोथर्मल ये प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ कांस्टेंट रखा है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप के बाद फिर थर्ड स्टेप में T2 टेम्परेचर पे आप पहुंचे हो। तो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगी, दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन होती है। इसके लिए अगर प्रेशर के टर्म्स में वैल्यू लिखोगे तो ये n नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए हम यहाँ 1 कंसिडर कर लें, अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो जाए, दिस विल बी इक्वल टू RT अपॉन में V, ये RT अपॉन में V हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ये RT ये हम पुट कर दें अगर इक्वेशन में, वर्क वाली इक्वेशन में, तो वर्क डन बराबर ये P की जगह आप रख दो, ये यहाँ टेम्परेचर फर्स्ट स्टेप के लिए गिवन है, P1 और P2 बराबर है, तो नॉर्मली P ले लीजिए, और V1 और V2 के टर्म्स में अगर निकाला जाए तो वर्क डन बराबर ये प्रेशर के टर्म्स में लिखो, P को सब्स्टिट्यूट करो RT1 अपॉन में वॉल्यूम और साथ में dV, ये होगी इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो वर्क डन बराबर माइनस का RT1, और ये dV अपॉन में V को जब आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू V2 अपॉन में V1, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब सॉल्व करोगे, सॉरी ये 1 अपॉन में V है, तो ये सॉल्व करने पे आएगा ln V, और ये V1 से V2 तक, ln V V1 से V2 तक, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का RT1 ln, ये वैल्यू रहेगी V2 अपॉन में V1, ये वैल्यू रहेगी V2 अपॉन में V1, और ये बराबर हो जाएगी, माइनस को अगर कॉमन लो, बाकी ऑप्शंस में देखो माइनस के टर्म्स में अगर माइनस बाहर नहीं दिया हुआ है तो लॉग की वैल्यूज का इन्वर्स कर लीजिए, RT1 ln V1 अपॉन में V2, ये रहेगी इक्वेशन, ये रहेगी इक्वेशन RT1 ln V1 अपॉन में V2, ये रहा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, V1 अपॉन में V2। और ये V2 अपॉन में V1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, माइनस अगर आगे दिया होता तब भी स्टेटमेंट करेक्ट होता, ऐसे आपका ए ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बढ़िया है। जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार के क्वेश्चंस हैं तो जीआईसी में आने के चांसेस बहुत हाई है, चाहे वो यूपी पीजीटी का पेपर हो चाहे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार का हो, बिकॉज इसमें यूपी जीआईसी के खुद के तो एग्जाम ज्यादा हुए नहीं है, इसका पेपर पहले ज्यादा कंडक्ट नहीं कराया गया। तो जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे अदर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका सिलेबस एग्जैक्टली रिजेंबल करता है। और यूपी गवर्नमेंट अगर कंडक्ट करा रही है तो वो क्वेश्चंस आपके वैसे ही आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज। ये कंबशन के लिए दी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ग्लूकोज के लिए, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन बस आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए था। टर्म्स का मतलब पता होगा तो देखिए, कंबशन मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। कार्बन का कंबशन करवाएंगे अगर, कार्बन का कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन, कार्बन सॉलिड से ये O2 गैस, और इससे मिलेगा हमें CO2 गैस, और इसके कंबशन के लिए जो एंथैल्पी है दैट इज A, ये A हो गई। और दूसरा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए यानी कि H2 गैस, और इसका कंबशन यानी कि O2 गैस। O2 इसमें कितनी चाहिए पड़ेगी, हाफ O2 गैस चाहिए पड़ेगी, और इससे मिल जाएगी आपको H2O, इसके कंबशन से वाटर मिलेगा। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो गिवन है दैट इज P। और थर्ड दी हुई है ग्लूकोज के लिए कंबशन, ग्लूकोज C6H12O6, और ये जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो 6CO2 प्लस यहाँ 6H2O गैस का फॉर्मेशन होता है, ये बनेगा, ये बनेगा। तो अब रिएक्शन देखो क्या बैलेंस है, 6CO2 बना है, 6 कार्बन बैलेंस है और दूसरा हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन टोटल 12 और प्लस 6 यानी कि 18, और यहाँ पे 6 और साथ में यहाँ पे 6 है, और 18 बैलेंस करने के लिए 6O2 चाहिए, 6O2 चाहिए। क्या अब बैलेंस है, तो यहाँ पे टोटल 12 और ये 6 हो गए, 12 हो गए 6 हो गए तो 18, और यहाँ पे अब देखो 12 हो गए, यहाँ पे 6 मिल गए। तो यस, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन हमें चाहिए है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C6H12O6 का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए 6 कार्बन चाहिए पड़ेंगे, और साथ में 6 कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में लेते हो तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, 6H2 गैस चाहिए होगी, और साथ में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 O2 गैस चाहिए पड़ेगी। ये हमें रिजल्टेंट इक्वेशन चाहिए, और इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू पूछी हुई है, ये एंथैल्पी की वैल्यू पूछी हुई है। आपको इक्वेशंस का मतलब पता होना चाहिए। अब ये इक्वेशन निकालो, इन सभी को सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। इसके लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसके लिए C गिवन। तो अब यहाँ पे, अब जब जो C6H12O6 है ये प्रोडक्ट के साइड में चाहिए, ये प्रोडक्ट के साइड में चाहिए है, तो सबसे पहले इनको नाम दीजिए, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो रिवर्स करना होगा इक्वेशन नंबर 3 को, उसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेम ही जगह है, तो एक और इनमें 6 कार्बन है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 6 से, और सिमिलरली H2 के भी 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो दूसरी को भी मल्टीप्लाई करो 6 से। तो करना क्या है, करना क्या है, 6 को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 से, और उसमें ऐड करो 6 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से, मतलब इसमें 6 मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 6 मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को रिवर्स करो, और साथ में और उसके बाद एंड इसमें ऐड करो इक्वेशन नंबर 3 को रिवर्स करके, को इक्वेशन को रिवर्स करके जब आप लिखोगे, इक्वेशन को रिवर्स करोगे जब, क्या मिल जाएगा, ये इसका रिवर्स फॉर्म देखिए, इसका रिवर्स फॉर्म देखिए जरा, ये देखिए, ये मिल जाएगा 6CO2 और गैस प्लस 6H, गैस से मिलेगा C6H12O6 प्लस 6O2। अब इसको ऐड करना, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना, तो अब ये हमें कमांड फॉलो करनी थी और इसको हमने रिवर्स कर दिया, ये हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये कर दिया है इसको
रिवर्स। अब देखिए इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन, और ये हम जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं, साथ में मिल जाएगा 6H2, साथ में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3O2 बचेगी, 3O2, और इसमें रिवर्स कर दिया तो ये 6CO2 प्लस का 6CO2 प्लस का 6H2O। ये पूरी इक्वेशन एक साइड हो गई, और दूसरे साइड इक्वेशन में क्या क्या बचेगा, ये मिलेगा CO2 प्लस का 6 का CO2 और 6 का H2O, और ये रिवर्स वाली इक्वेशन जिसमें है C6H12O6 और साथ में 6 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 6 कार्बन, ये ऑक्सीजन तो ठीक है, और बाकी देखिए ये दोनों, ये 6 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ कैंसिल आउट, 6CO2 से 6CO2 गया, 6H2O से 6H2O भी गया, तो रिजल्टेंट देखो यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट, जो इक्वेशन मिली हमें 6 कार्बन मिल गए, 6 हाइड्रोजन मिल गए और ये 3 ऑक्सीजन भी मिल गए, और इससे रिजल्टेंट मिला C6H12O6। और यही इक्वेशन तो क्या हमें यही नहीं चाहिए थी? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही इक्वेशन चाहिए थी। तो ये जो कमांड हमने फॉलो करी है उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा एच भी क्या आएगा, डेल्टा एच कैसे जाएगा, हमने इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा एच भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 टाइम हमने ए को मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड की हमने दूसरी इक्वेशन जिसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके रेट एंथैल्पी में भी 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और ये दूसरी लास्ट इक्वेशन को रिवर्स किया था, तो जब रिवर्स करते हो तो एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव में थी सी की वैल्यू, तो रिवर्स किया तो प्लस करोगे, इसमें हमने ऐड किया रिवर्स करके तो माइनस का सी, ये कमांड फॉलो करी है इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। अब ये मिलकर के देंगे 6 कॉमन ले लो और a प्लस बी, और ये माइनस का सी, ये आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कहा नजर आ रहा है, ये रहा भाई, डी ऑप्शन में मिल गया हमें रिक्वायर्ड। तो ये काफी देखने में तो भारी भरकम है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो ये क्वेश्चंस करना आसान होता है, बस थोड़ा सा एक बार समझना होता है कि कौन सी वैल्यू, कौन सी पर्टिकुलर टर्म से हमें क्या रिएक्शन चलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो ये Q, डेल्टा T और वर्क डन की वैल्यू निकालनी है जब एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है ना तो फिर क्लियर सी बात है जो Q होगा वो 0 होगी, हीट चेंज विल बी 0, ये तो वैल्यू फिक्स है, तो जहां पे भी Q नॉट इक्वल टू 0 है ये तो काट दो, ये एडियाबैटिक से ही समझ में आ गया। और साथ में क्या दिया हुआ है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और वर्क भी यहाँ पे निकालना है, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि सिस्टम पे ना ही काम किया जा रहा है ना ही सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब नाइदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और उल्टा इसका ना ही वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ना अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है मतलब सिस्टम पर काम किया जाता है तो फिर वो वैल्यू आपकी आती है पॉजिटिव, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो वैल्यू आती है नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है नाइदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम nor the work is done on the system। फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन बराबर 0 हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, Q 0 वर्क डन भी 0, तो नॉट इक्वल वाला ऑप्शन कट गया। अब ये जो फर्स्ट लॉ से इक्वेशन आती है, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से जो इक्वेशन आती है क्या है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, यही इक्वेशन होती है।
अब ये Q की वैल्यू यहाँ 0 है और वर्क डन भी 0 है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। अब इंटरनल एनर्जी के साथ साथ दिया हुआ है कि ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस कंडीशंस में नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैसेस के लिए जो एंट्रोपी हो, सॉरी, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। और अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते तो फॉर रियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। लेकिन अब ऐसी कंडीशन पे वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और यहाँ हीट चेंज भी 0 है। तो ये जो एंट्रोपी अगर 0 हो गई मतलब टेम्परेचर भी 0 हो गया। अगर ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये इंटरनल एनर्जी 0 मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस ये रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे सारे फैक्टर्स 0 होंगे, ऑल द फैक्टर्स विल बी 0, तो डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। ये रहा, सब कुछ 0 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है आपको और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एच और डेल्टा ई के टर्म्स को आपको रिलेट करना है। ये इक्वेशन, इसमें देखिए डेल्टा एच और डेल्टा ई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई या डेल्टा यू कुछ भी लिख सकते हो प्लस का डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन होती है। आती किससे है ये? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस पीवी, और इसका चेंज लिया जाता है और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाता है। मेनली आपको ये इक्वेशन याद कर लेनी है, ये काफी पूछी जाती है। अब इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू ही बस आपको कैलकुलेट करनी है, बिकॉज आर टी और डेल्टा ई और डेल्टा एच एज इट इज रहने वाले। अब डेल्टा एन जी होता क्या है? डेल्टा एन जी बराबर होता है चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और माइनस करते हो रिएक्टेंट के टोटल, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट में 1 मोल है और रिएक्टेंट में 1 प्लस हाफ, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस का हाफ, दिस इज इक्वल टू माइनस का हाफ। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू या डेल्टा ई और माइनस का 1/2 आर टी। ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में जब डेल्टा एन जी की वैल्यू को आप पुट करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड होता है? फर्स्ट लॉ की हमने क्वेश्चन में बात भी करी थी, दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जो हीट है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये हम सेंटेंस ऑलरेडी लिख चुके हैं क्वेश्चन में, तो ये एनर्जी पे नहीं, ये हीट पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। कंजर्वेशन ऑफ हीट, क्योंकि ये कहती क्या है? दैट हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और यही बताती है आपको गिब्स यहाँ पे, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, हीट वाला फंक्शन, जिसके अकॉर्डिंग निकल के आया था, जिसके अकॉर्डिंग U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये इक्वेशन भी आती है। नेक्स्ट है, अब ये यहाँ पे 5 इक्वेशंस भारी भरकम तो दे रखी हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको ये रिडक्शन की इक्वेशंस दे दी। पूछा क्या क्वेश्चन में कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब H2O लिक्विड जो बनेगा, 1 मोल H2O लिक्विड बनाने के लिए कितने मोल्स चाहिए? H2 गैस उसके एलिमेंटल फॉर्म में, सिमिलरली ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल्स चाहिए गैसियस। इस इक्वेशन के लिए निकालनी है डेल्टा H की वैल्यू, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू। क्या इक्वेशन 1 में ये सेम इक्वेशन गिवन नहीं है? बिल्कुल सेम इक्वेशन गिवन है,
इक्वेशन नंबर 1 में, और अगले में यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ लिया कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनमें से कौन सी होगी। भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये, बाकी ये H2O लिक्विड यहाँ पे, ये तो हो गई इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है H पॉजिटिव और OH माइनस। अगले केस में C2H2, ये CO2 और H2O, ये तो अलग हो गया भाई, ये तो हो गया एसिटिलीन की कंबशन रिएक्शन, ये कंबशन हो गई और वो भी एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, इसकी कंबशन रिएक्शन है ये। इसके बाद लास्ट में जो गिवन है ये O2, मतलब यहाँ पे ये मीथेन का कंबशन हो रहा है, ये सारी की सारी कंबशन है, ये कंबशन ऑफ मीथेन और ये है कंबशन ऑफ एसिटिलीन। पूछा था फॉर्मेशन वाली, और ये वाली न्यूट्रलाइजेशन की थी, फॉर्मेशन की सिर्फ फर्स्ट है जिसमें x किलो कैलोरीज पर मोल हीट रिलीज हो रही है। तो ऑप्शंस में देखो नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ आपको ये x किलो कैलोरीज पर मोल को ही टिक कर देना है, यही आइडेंटिफाई करना था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते किसे। तो ये इक्वेशन जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप एक मोल जो भी कंपाउंड है वो फॉर्म करते हो, और इनिशियली जो भी रिएक्टेंट लिए जाते हैं वो ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। H2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली O2 भी गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस इवैल्यूएट द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। इधर एक क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन क्या है कि यहाँ पे दोनों में 291 नहीं है, एक में 295, ये जरा सा करेक्शन आप कर लीजिए। अब करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। रोम्बिक यहाँ पे कंबशन, रोम्बिक सल्फर से O2 रिएक्ट करेगी, SO2 बनाएगी और हीट रिलीज हुई है, और हीट इसमें 291। अगले केस में मोनोक्लिनिक के कंबशन में 295 किलो जूल्स। तो निकालना है करेक्ट आंसर, और इसमें पूछा हुआ था क्या कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर, इक्वेशन जो आपको फाइनली चाहिए रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में पहुंचना है। इसके लिए क्या करूं, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो 1 इक्वेशन से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2, 1 से माइनस कर दो 2 इक्वेशन को, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे सल्फर रोम्बिक प्लस का O2 गैस, और के साथ साथ ऐड होंगे नीचे वाले ये सल्फर, और इसको माइनस कर रहे हैं, इस अगली इक्वेशन को माइनस किया जा रहा है, तो ये माइनस वाले टर्म अपोजिट चले जाएंगे। ये अगर हम माइनस कर रहे हैं, देखिए अगर इसको माइनस कर रहे हैं सल्फर मोनोक्लिनिक प्लस का O2, अच्छा प्लस वाला भी अब यहाँ माइनस में ही जाएगा, ये सल्फर मोनोक्लिनिक और प्लस का O2 गैस, इससे मिलेंगे SO2 गैस, और इससे माइनस हो जाएगा SO2 गैस, और जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो दोनों इन दोनों की माइनस हो जाएगी। पहले इक्वेशन देखिए क्या आ रही, पहले इक्वेशन देखिए, ये सल्फर रोम्बिक, ये O2 से यहाँ O2 कटेगा, SO2 से SO2 भी कट जाएगा, SR, इसको मोनोक्लिनिक को अपोजिट में भेज दो, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी। किया क्या हमने, पहली में दूसरे को माइनस किया, वही एंथैल्पी में कर दो, 291 माइनस 295 किलो जूल्स, तो ये वैल्यू माइनस का 4 किलो जूल्स निकल कर आ जाएगी, माइनस का 4, माइनस का 4, तो ये कौन सा माइनस करना है वो जरूरी है, अदरवाइज +4 वैल्यू भी गिवन, यहाँ +4 वैल्यू भी गिवन। तो इस तरीके से आपको एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी एक बात ध्यान रखिए, एंथैल्पी इस तरीके से ऑपरेट तो नहीं होती, लेकिन जो कुछ कंडीशंस होती हैं ये ऑपरेट किया जाता है डेल्टा जी के टर्म्स में, लेकिन आपके पास यहाँ नॉर्मल इक्वेशंस ही हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए डेल्टा एच से भी आपका काम बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जिसमें अब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इनमें कंडीशंस पूछी हुई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन नॉट टेक प्लेस, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता कंडीशंस के बेसिस पे। तो हमने कंडीशंस बात करी थी डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या थी, स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशंस हमने पहली क्या देखी थी कि एंट्रोपी जो है ये ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये दो कंडीशंस थी फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे
करस्पॉन्ड जो प्रोसेस ना हो पाए, मतलब ये दोनों यहाँ पे ना सिग्निफाई करी जा रही हो। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज, जहां पे प्रोसेस ना हो पा रही हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा एस वहां पॉजिटिव नहीं होगा, वहां डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस वाली इन दोनों में से कोई एक होगी। अब डेल्टा एच में अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये स्पॉन्टेनियस में जाती है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस वाली हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस वाली। तो सी दोनों मिलाकर नॉन स्पॉन्टेनियस के क्राइटेरिया बन गए, नॉन स्पॉन्टेनियस के क्राइटेरिया में इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ये रहा। नेक्स्ट है इसमें अब गिब्स डुएम इक्वेशन, इन तीन में से कौन कौन से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। गिब्स डुएम इक्वेशन एक तरीके से हमने बात करी थी उस मैच द फॉलोइंग में भी, कि ये नंबर ऑफ मोल्स को और ये पोटेंशियल को आपस में रिलेट करता है, और डेल्टा जी यहाँ पे फ्री एनर्जी से रिलेट जब करते हो, यहाँ पे ये म्यू पोटेंशियल एंड चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो इक्वेशन करेक्ट है। अगली भी करेक्ट है, ये आपके पास यहाँ पे जब आप डेल्टा के टर्म्स में लिखा डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो ये भी वही सेम इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, और ये कुछ एक कंडीशन वाली हो गई, जब गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगी तो ये फ्री वाली एनर्जी हो गई, तो ये तीनों ही उसके करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट के। तो ऑल द थ्री आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स डुएम इक्वेशन, ये तीनों ही इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ करेक्ट प्रोसेस कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस में ये एच ई और पीडीवी को, या फिर आप कह लो टीडीएस, ई और पीडीवी के टर्म्स में इक्वेशन रिप्रेजेंट करी गई। तो देखिए होता क्या है, Q बराबर ये डेल्टा ये होता है Q बराबर टीई प्लस का पीडीवी, ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन आती कहां से है, जो इक्वेशन हमने U की पढ़ी थी ना, U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, और U अगर आपने U की जगह E लिख दिया तो ये E बराबर हो गया Q प्लस डब्ल्यू। अब Q बराबर अगर लिखोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये E और ये माइनस का W, और W बराबर होता है माइनस का पीडीवी, W बराबर होता है माइनस का पीडीवी, ये रखोगे तो ये E और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का पीडीवी में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस का पीडीवी में कन्वर्ट हो गया। उससे ये इक्वेशन आ गई जिसमें आपको ये, अब ये जब आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो ये dq, ये वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशियल ऑफ Q जो कि हीट है, ये बराबर आ गई, इसी इक्वेशन से आई, इसी इक्वेशन से हमने निकाला है। अब देखिए, अब इसमें Q के टर्म्स में तो गिवन नहीं है, और ये जो इक्वेशन होती है ये हो जाएगी रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर देखो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है उस केस में जो dq है, ये हीट चेंज चाहे स्मॉल q चाहे लार्ज q, ये बराबर होता है यहाँ पे TdS के, ये TdS के बराबर होता है। जैसे ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी दैट एंट्रोपी बराबर Q बाय T, ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, उससे ही देख लीजिए, ये S के टर्म्स में लिख लोगे तो dq अपॉन में T वही है। और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो तो ये इक्वल नहीं होते, उस केस में dq इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TdS, ये होता है इरिवर्सिबल के लिए। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन में देखो dq को अगर हम TdS के फॉर्म में लिखें तो TdS जो होगा ये dq यहाँ पे लार्ज, dq यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देखें TdS, एक सेकेंड, ये TdS विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू dq, ये रहेगा, TdS लार्ज रहेगा। तो अगर यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे जो dq है वो कम है, TdS ज्यादा है, dq इसके बराबर हो रहा था, TdS अगर dq से ज्यादा है तो TdS विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू de प्लस का pdv, ये हमने सिचुएशन लिखी है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, और यही अगर TdS बराबर de प्लस का pdv लिखा होता, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल के लिए सही होगा। अब इनमें से करेक्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होगी, दैट इज इक्वल टू सी ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन। बाकी ये TdS इक्वल कब होती, ये अगर रिवर्सिबल दिया होता तो फिर ये करेक्ट होती,
ये वाली अगर रिवर्सिबल कंडीशन होती उस केस में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता। और ये TDS बराबर 0, यानी कि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन में, इफ द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गिवन। अब इसके बाद एंट्रोपी चेंज ऑफ इवेपोरेशन 1 मोल ऑफ वाटर के लिए कितना होगा, कितना होगा भाई। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है 540 केल्विन पर ग्राम, ये वैल्यू गिवन है। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिक्विड से वेपर फॉर्म में। ये जो H2O लिक्विड है ये रिवर्सिबली यहाँ पे H2O गैसियस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन है। और ये लिक्विड और गैसियस स्टेट इसमें इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये 100 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होती है। ये आप सभी को पता होगा that 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर तो ये इक्वेशन होती है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। अब ये तो इक्वेशन होती है गिब्स की, लेकिन अब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये हमें इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा G बराबर होता है 0। और डेल्टा G बराबर अगर 0 हो गया तो इस इक्वेशन में पुट करो ये 0 डेल्टा H बराबर माइनस T डेल्टा S। तो इसके हिसाब से जो T डेल्टा S है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा H के, और इसके अकॉर्डिंग डेल्टा S बराबर डेल्टा H अपॉन में T। डेल्टा H गिवन है कितना है 540 के बाद टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये कितना हो गया 373 केल्विन। और ये केल्विन में वैल्यू आ गई और आंसर आपका आना चाहिए केल्विन पर कैलोरीज पर केल्विन और पर ग्राम में, कैलोरीज पर केल्विन और पर ग्राम में आंसर चाहिए। तो ये रहा कैलोरीज और पर ग्राम, ये पर ग्राम, इसको सॉल्व कर दो तो ये कैलोरीज और ये पर ग्राम में और ये पर केल्विन, इसमें आंसर आ जाएगा। बस इसको आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, इसको डिवाइड करके देखिए, बताइए क्या आंसर आया आपका। चलिए साथ में इसको सॉल्व करें, बताएं भाई कितना आंसर आया आपका। 540 डिवाइडेड बाय 373 1.44, ये वैल्यू तो आ रही है आपकी 1.44, लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर तो कहीं पर भी गिवन नहीं है। 540 पर कैलोरीज, एक सेकेंड, तो अब इस हिसाब से देखो यूनिट्स हर जगह सेम नहीं है, पर केल्विन पर ग्राम की जगह पर मोल में भी गिवन है। तो अगर पर मोल में अगर आपका पर यहाँ पे पर ग्राम में आपका कहीं से मैच नहीं कर रहा, तो ये देखो पर मोल में हर जगह गिवन है, तो इसको जब पर मोल में कन्वर्ट करोगे, इसको पर ग्राम को पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो वाटर की बात हो रही है। और वाटर के केस में H2O के केस में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, ये ग्राम तो गिवन ही है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें पर ग्राम है, पर ग्राम में वैल्यू गिवन है, यस, तो 18 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, पर ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आंसर जो अब आएगा 18 से मल्टीप्लाई करके केल्विन, और ये पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन, और अब पर मोल में आंसर आएगा। अब इसी इक्वेशन में अब आप 18 का जब मल्टीप्लाई करते हो तो फिर 26.05 वैल्यू आएगी, ये आएगी वैल्यू 26.05, 26.05। अब ये मैच कर चुका है, ये मैच कर चुका है ऑप्शन नंबर डी से। तो ये पर ग्राम में नहीं पर मोल्स में आपका आंसर आएगा, और ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय।
तो किसी भी सिस्टम से मैक्सिमम वर्क कितना मिल सकता है, तो डेल्टा जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय अ सिस्टम। डेल्टा जी जो होता है इट इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में माइनस डेल्टा जी नहीं, ये तो मिनिमम हो जाएगा ना एंट्रोपी, ना ही ये एफ, ये रहा डेल्टा जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रहा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, जो फर्स्ट लॉ की हमने बात करी थी, दैट हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और ये था इंटरनल एनर्जी बराबर Q प्लस का W, ये इक्वेशन थी। और इसके अकॉर्डिंग देखो आधी जगह इसने U ले लिया, कहीं पे TGT साइंस ने लिया है U, कहीं पे पॉलिटेक्निक ने E वैल्यू ली है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, E और U दोनों एक ही हैं, दोनों इंटरनल एनर्जी के ही रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज जीरो होता है, हीट चेंज जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, इट इज इक्वल टू जीरो प्लस का W, U इज इक्वल टू W, और इसके में क्या दिया है, ये रहा, अगर D के टर्म्स में है तो DU बराबर DW, DU बराबर DW, वही इक्वेशन है, ये रहा इसका डी आंसर करेक्ट, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान दे लीजिए, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस कहीं पर भी गिवन है दैट मीन्स हीट चेंज विल बी, हीट जीरो होगी। अगर आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल चेंज है दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, इसका मतलब है जो चेंज होगा टेम्परेचर वो जीरो होगा। अगर आइसोबारिक है प्रोसेस, तो बारिक है दैट मीन्स जो प्रेशर में चेंज आएगा, दैट मीन्स जो प्रेशर में चेंज होगा डेल्टा P बराबर जीरो, और यही प्रोसेस आइसोकोरिक होती है, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम में चेंज बराबर जीरो होगा। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ड हीट थ्योरम डेल्टा G एंड डेल्टा H बिकम्स इक्वल एट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स्ड हीट थ्योरम क्या होती है, ये वही है भाई गिब्स की इक्वेशन, जो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S, यही इस इक्वेशन की बात हो रही है। अब इस इक्वेशन में देखिए ये डेल्टा G और डेल्टा H इक्वल कब होंगे, ये दोनों तब बराबर होंगे, ये दोनों तब बराबर होंगे जब ये जो TDS है ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। ये दोनों बराबर कब होंगे, व्हेन जो TDS है ये हो जाए जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ऑप्शंस में देखो 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये जीरो तो नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में एंट्रोपी भी हाई हो जाएगी, तो इस केस में तो भाई बात नहीं बनेगी। एब्सोल्यूट जीरो मतलब टेम्परेचर जीरो केल्विन, और ऐसे ही केस में डेल्टा H, ऐसे ही केस में हो जाएगा डेल्टा G बराबर डेल्टा H, यही है भाई सही आंसर। आइदर जीरो और 100 नहीं भाई, सिर्फ 0 डिग्री, और डिग्री सेल्सियस की बात नहीं होगी क्योंकि जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर तो वो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स रखते हैं, SI यूनिट्स, जो कि केल्विन है। अगर 0 डिग्रीज लिया है ना तब हम यहाँ 273 केल्विन वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए अगर यही हमने जीरो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बराबर 0 केल्विन की बात हो रही है। एब्सोल्यूट जीरो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये 0 केल्विन की बात कर रही होती है इसमें। अब यही वैल्यू जो डेल्टा G की है ये बराबर हो जाएगी डेल्टा H माइनस का 0, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू डेल्टा G की बराबर हो जाएगी डेल्टा H की। ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाने वाली हैं और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कार्नोट थ्योरम, कार्नोट्स का हीट इंजन आपने पढ़ा होगा, कार्नोट का हीट इंजन जिसमें एफिशिएंसी निकालते हो, और एफिशिएंसी बराबर क्या थी 1 माइनस T1 अपॉन में T2, यही निकालते थे। और ये किस पे बेस्ड है, ये एंथैल्पी पे नहीं, ना ही इंटरनल एनर्जी पे, ये एंट्रोपी बेस्ड होता है, ये एंट्रोपी बेस्ड होता है।
सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि कार्नोट हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, ये एंट्रोपी बेस्ड होता है, एंट्रोपी बेस्ड होता है, और इसमें Q बाय S इज इक्वल टू Q बाय T। नेक्स्ट, the delta H for a reaction is independent of which of the following। अब ये टेम्परेचर, पाथ फॉलोड, अगर ये पाथ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस की बात हो रही है तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। तो ये जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी, एक प्रॉपर्टी तो हमने इसकी ये देखी, एक प्रॉपर्टी तो हमने इसकी ये देखी कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, मतलब ये मास पर डिपेंड करती है। और दूसरा क्या कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन होने का मतलब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली on initial and final stage। आपने अगर मान लो आप इस जगह पे खड़े हो और आप अगर पूरा एक राउंड करके आ गए, ग्राउंड में खड़े हो, एक पूरा एक राउंड मार के आ गए आप पूरे ग्राउंड का, और वापस से उसी जगह पे आके खड़े हो गए, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली जहां पे थे फाइनली अब भी आप वहीं पहुंच गए हो, तो उस केस में एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन, हमने एक यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, उससे हमने बी बनाया, फिर उससे हमने सी बनाया, और फिर उससे हमने डी बनाया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ इसकी एंथैल्पी यहाँ पे H1 थी, इसकी एंथैल्पी H2 थी, और इसकी एंथैल्पी H3 थी। तो जो A से D में आप जाओगे, इसकी एंथैल्पी मान लेते हैं H4 है, तो डेल्टा H बराबर H4 बराबर जो होगा ना, वो पूरी की पूरी पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगी। और यही अगर ये आप डायरेक्टली पहुंचे, और दूसरा इसी प्रोसेस को अगर हमने यहाँ पे E से गए और E के बाद आप फिर D पे पहुंचे, और इसकी वैल्यू डेल्टा H5 है और इसकी वैल्यू डेल्टा H6 है, तो जो फाइनली ये कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये डेल्टा H4 ये फाइनली पहुंचने का रास्ता, ये 3 स्टेप से जाओगे तो भी वही वैल्यू होगी, और ये वैल्यू इस पास से गए तो भी बराबर होगी, ये पूरी वैल्यू बराबर होगी डेल्टा H5 प्लस का डेल्टा H6। तो कौन से पाथ से गए हो उससे ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यूज बराबर होगी। तो इसका मतलब होता है ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती, और ऐसी एंटिटीज जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती हैं उन्हें पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ फॉलोड जो पाथ पे डिपेंड करती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हीट अलग अलग स्टेप से जाओगे ज्यादा हीट निकलेगी, हीट एक आपका पाथ फंक्शन होती है। इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के, सॉरी ये क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था कि डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ये पाथ फॉलोड के इंडिपेंडेंट होता है। बाकी टेम्परेचर तो डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक उसका फर्क यहाँ पड़ता है, और डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। और लास्टली इनिशियल और फाइनल स्टेज पे नहीं, और ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। कैसे? डेल्टा H वाली इक्वेशन आपने देखी थी, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस का P डेल्टा V, डेल्टा U माइनस P डेल्टा V, ये डेल्टा V पे भी डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस गिवन है, इन केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग बताना है कि डेल्टा H नेगेटिव कौन से केस में होगा। अब जो फर्स्ट में सोडियम गैस से सोडियम का प्रोटॉन बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये एक आयोनाइजेशन रिएक्शन है, दिस इज आयोनाइजेशन। और जो आयोनाइजेशन होता है, किसी एलिमेंट में आप एनर्जी देते हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो और फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, is the energy required to remove outermost electron from the valence shell। outermost electron from the valence shell को निकालना मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है।
एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये पॉजिटिव, किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब सोडियम गैस से अगर सोडियम सॉलिड बना रहे, किसी भी रिएक्शन में अगर गैसियस स्टेट है उसमें फ्रीली वो मूव कर रहे हैं और सॉलिड में वो कॉम्पैक्ट है, ट्रांसलेशनल एनर्जी खत्म। लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ये ढेर सारे फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स को जब हमने कंप्रेस किया और उसको आपस में पास में जोड़ दिया और ये सॉलिड बन गए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये फ्रीली थे। और जब आप फ्रीली मूविंग एनर्जी जहां पे होगी, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी में होते हैं। सॉलिड के केस में यहाँ पे एनर्जी, इनका मोशन फ्रीज हो चुका है। तो कोई भी आप अब जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझो, अगर रेंडमली कहीं रोड में आप कुछ लोग घूम रहे हो, उन सभी को उठा करके अगर आप एक जगह पे बंद कर दोगे, तो होगा क्या, उन लोगों को कुछ ना कुछ उनसे कुछ इंडिपेंडेंस उनकी छीनी गई होगी और सबको उठाकर बंद कर दिया। और वही यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में उसकी इंडिपेंडेंस है जो रिलीज हो गई है, और ये आपस में एनर्जी रिलीज का फिनोमिना होता है। एक तरीके से फ्यूज कर दिया मॉलिक्यूल्स को और ये एनर्जी निकल रही है, दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है मैग्नीशियम गैस से ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी आयोनाइजेशन ही हो रहा है, और कहीं पर भी आयोनाइजेशन हो उसकी वैल्यू तो डेल्टा एच की पॉजिटिव ही रहेगी। डेल्टा एच आयोनाइजेशन के लिए पॉजिटिव ही रहता है। लास्टली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाया। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन पे जाकर ऐड हो जाए तो ये एनर्जी रिलीज्ड होती है। एंड इसका डेफिनेशन ही क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम। एनर्जी रिलीज्ड है तो वैल्यू नेगेटिव ही होगी, और यही बताना था, नेगेटिव है ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में। 2 and 4 are the right answer. 2 and 4 are the right answers. अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए, अब ये दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, और हीट ऑफ रिएक्शन Q फॉर द रिएक्शन क्या होगी। ये फाइनल रिएक्शन MXO के लिए क्या होगी, रिएक्शन की एंथैल्पी। तो M प्लस O2, इसके लिए M चाहिए और XO चाहिए एक साइड में, तो इस इक्वेशन को XO चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको पलट दो और इसमें ऐड कर दो, इसको पलट दो और उसमें ऐड कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा सीधा सीधा। या फिर एक काम और कर सकते हो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो ये इन दोनों से माइनस करोगे, O2 से O2 कट जाएगा, O2 से O2 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, M, और साथ में प्लस का, ये प्लस नहीं ये माइनस का होगा, तो ये अपोजिट साइड में भेज दो X को, और ये दूसरे साइड ये MO मिलेगा और ये XO इस साइड चला जाएगा, ये MXO और MOX यही मिल गया। और इसमें Q हीट जितनी निकल रही है वो निकालनी है, ये Q हीट जितनी रिलीज हो रही है वो ही इक्वेशंस में जो हमने किया है, Q कितनी हो जाएगी, हमने जो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करी 351.4 माइनस 90.8 माइनस 90.8, इसको सॉल्व करें अगर तो 351.4 90.8, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 और यहाँ पे 0, और इसमें सॉल्व करने पे ये कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये 0 और ये वैल्यू 6 रहेगी, तो 260.6 ये रही वैल्यू 260.6, और ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी आपकी, ये वैल्यू 260.6 पॉजिटिव में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ये Q वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्लस हीट जो है, कितनी हीट, ये प्लस में आपकी वैल्यू आई है 351 से, जब इसे माइनस करोगे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वही इसका राइट आंसर होगा, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली बोथ डेल्टा G एंड E0 शुड बी, देखो किसी भी रिएक्शन होने के लिए
जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए, और ई नॉट जो यहाँ पे दिया है दिस इज, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा, ये ईएमएफ है, ईएमएफ पॉजिटिव होगा तभी वो सेल बनता है, ये पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी नेगेटिव होती है फॉर एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड ई नॉट शुड बी पॉजिटिव। ये रहा करेक्ट आंसर, ये रहा करेक्ट आंसर। ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे लेवल्स के आपके डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।